Hello guys, myself Astos Pandey. Welcome you all to the incredible platform of Astos the Truth of Your Journey. तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड से हो आप, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए रामबाण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सारे कॉन्सेप्ट जीरो से लेकर हीरो लेवल तक आपको एक स्टोरी के थ्रू बताएंगे। आज ये वीडियो YouTube में एक हिस्ट्री बनेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है, हमसे कम लोग जुड़े हैं, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो बस आपको एक प्रॉमिस करना है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है? अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी कहती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने का क्या मतलब है। रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने का मतलब है जब आप फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल हेल्दी हो। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि फिजिकल, बिहेवियर, सोशल हेल्दी होने का मतलब क्या है। आप एक बात को जरूर ध्यान कीजिएगा कि मैं जो लाइन बोल रहा हूं वो बेसिकली एनसीईआरटी है, तो मैं इस एनसीईआरटी की लाइन को ऑन वर्ड में बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको रियली में पता करना है कि मैं कितना सही पढ़ा रहा हूं, क्या आपको बता रहा हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ा हूं, तो आप बगल में एनसीईआरटी खोल लीजिए, मैं जो बताऊंगा तो बस ऐसे ही आपको हमें सुनना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने का क्या मतलब है? जब आप फिजिकल, सोशल और बिहेवियर और इमोशनल हेल्दी हो। अगर किसी पर्सन के अंदर ये चार क्वालिटीज हैं कि वो फिजिकली भी अच्छा है, इमोशनली भी अच्छा है और उसका बिहेवियर भी अच्छा है, सोशली भी अच्छा है, तो रिप्रोडक्टिव या फिर वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फॉलो कर रहा है, उसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी के अंदर रख सकते हैं। क्या हुआ? एनसीईआरटी हमारी कहती है कि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इंडिया पहला ऐसा देश था जो इन 1951 में फैमिली प्लानिंग को लॉन्च किया। पूरे वर्ल्ड में इंडिया पहला ऐसा कंट्री था जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग को लॉन्च किया। अब ये फैमिली प्लानिंग क्या होता है? फैमिली प्लानिंग में बेसिकली हम स्टडी करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में, ओरल पिल्स के बारे में, बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में और ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी के बारे में। इसकी डिटेल वीडियो हम आपको देंगे, बस आपको भी हमारी इन बातों को सुनना है। तो एनसीईआरटी कहती है कि अगर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्दी होना है तो आपके अंदर फिजिकल, इमोशनल, सोशल आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब 1951 में फैमिली प्लानिंग लॉन्च हुआ, कुछ समय बाद इस फैमिली प्लानिंग को और एक्सटेंड करके इसे आरसीएच नाम दिया गया। कई बार क्वेश्चन आया है, मैं नाम नहीं बता सकता कितनी बार बदल बदल के क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार तो पूछा गया कि आरसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सब जानते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। और आरसीएच होता क्या है एक्चुअली में? फैमिली प्लानिंग जैसा ही है, इसमें क्या गया, चाइल्ड की केयर भी की जाने लगी। और आरसीएच क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं। आरसीएच का मेन मोटो है कि हम लोगों को अवेयर करें, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में बताएं, उनको ओरल पिल्स के बारे में बताएं, उनको बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में बताएं, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। फिर एनसीईआरटी हमारी कहती है कि इस रिप्रोडक्टिव आरसीएच को पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में ट्रांसमिट करने में ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया का हेल्प लिया गया। इस पे भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया, पीवाईक्यू लगाएंगे, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। एक ये लाइन है, मैंने दो लाइन बोला, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया आरसीएच को पूरे इंडिया में ट्रांसमिट करने के लिए एनसीईआरटी बोलती है कि ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया का उपयोग किया गया। क्योंकि एंशिएंट टाइम में क्या होता था, हमारे पास टेलीविजन नहीं होते थे, तो क्या होता था, जिन लोगों के पास टेलीविजन नहीं होते थे वो ऑडियो से सुनते थे, ट्रांजिस्टर हुआ करता था। कुछ लोगों के पास जो वीडियो हुआ करती थी तो वीडियो से सुनते थे, और प्रिंट मीडिया मींस न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़ते थे। तो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया का उपयोग किया गया। उसके बाद में क्या हुआ, आरसीएच को पूरे इंडिया में ट्रांसमिट करने के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने फुल पार्टिसिपेशन किया। गवर्नमेंट एजेंसीज जो गवर्नमेंट के अंडर में है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी जिससे प्राइवेट हुआ, इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। क्योंकि हम आरसीएच को अगर लोगों को समझाएं, बेसिकली आरसीएच कहता है कि अगर एक फर्टाइल ग्रुप है, मैं पूरा एनसीईआरटी बता रहा हूं, बिल्कुल भी इसमें मेरे बात को सुनना है,
एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होगा। बस आप मुझे सुनिए। आरसीएच का मतलब क्या था? आरसीएच कहता है कि हम किसी फर्टाइल कपल को लेंगे, उनकी एज अगर फीमेल है तो 18 होना कंपलसरी है, और अगर मेल है तो 21। ये उनकी मैरिज की एज है। तो अगर हम किसी मैरिजेबल एज के टू कपल्स को लेते हैं तो उन्हें बेसिकली पहले हमें एजुकेट करना चाहिए, उन्हें उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना चाहिए, उन्हें हमारे मार्केट में कितनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिससे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में बताना चाहिए। आरसीएच का मेन मोटो था जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसे हम कैसे कम करें, और चाइल्ड केयर, क्योंकि आप जानते हैं कि फिटस में यानी इनसाइड द यूट्रस बहुत लोगों की डेथ हुई है, बहुत सारे बच्चों की, तो इसे आरसीएच नाम दिया गया कि बच्चों की केयर भी करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने के साथ साथ। तो मैंने आपको बेसिकली यही बताया कि आरसीएच का मेन मतलब कि हम लोगों को अवेयर करें, उन्हें यह बताएं कि जो मदर मिल्क है जिसमें आईजी एंटीबॉडी होती है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो मिल्क फीडिंग नहीं कराती हैं, ये कराना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली आज हम यही बात करेंगे। तो आरसीएच में बेसिकली हम उनको बताने के लिए एनसीईआरटी कहती है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, स्कूल और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, तभी ये चीज़ पूरे इंडिया में ट्रांसमिट होगी। चलिए, इसको एनसीईआरटी बोल दी, उसके बाद एनसीईआरटी बोल रही है, एनसीईआरटी कहती है कि आरसीएच को बेसिकली लॉन्च करने में टीचर्स का रोल प्ले होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना लाइन मैंने अभी तक बोला है होप आपको समझ आ रही है। बस मैं 30 सेकंड में रिवाइज करता हूं जो क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि फैमिली प्लानिंग को किस ईयर में लॉन्च किया गया, तो आप बोलेंगे सन 1991 1951 में। फैमिली प्लानिंग को एक्सटेंड करके इसका नाम आरसीएच कर दिया गया। ठीक है, आरसीएच करने के बाद में आरसीएच का मेन मोटो क्या था? आरसीएच का मेन मोटो था लोगों को अवेयर करना, लोगों में अवेयरनेस लानी कि आपके मार्केट में कितनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अवेलेबल है जिसे आप यूज करें, उनको उसके बारे में बताना ताकि बर्थ कंट्रोल जो कम। तो बस यही हुआ, आरसीएच का मतलब ये हुआ। फिर क्या हुआ? फिर हम लोगों को अवेयर करने लगे। इन 19th सेंचुरी ऑलमोस्ट हमारी जो पॉपुलेशन है वो अवेयर हो चुकी थी। उसके बाद में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। पानी पी ले यार। बेसिकली पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ा नहीं रहूँगा मैं, आप मुझे अपना भाई समझ सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत किया यार इन 4 चैप्टरों में ना, इतनी पीवाईक्यू लगा डाला, इतने क्वेश्चंस कर दिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगा। होता क्या है कि मैं पूरा कोशिश करता हूँ, आप मेरा कोई वीडियो देख लीजिए, मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास है वो आप तक मैं पहुँचाऊँ, कोई भी टॉपिक हो। आप देखेंगे क्लास 11 की स्टार्टिंग में मैंने कितनी सारी वीडियोस बनाई थी। वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को पता चले, आप लोग जान पाए। बेसिकली ये हमारा कोटा का मॉड्यूल है, फिजिक्स वाला अलग पांडे सर का। इसमें आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा वेटेज दिए गए। आप शायद इसको देख पा रहे होंगे कि 2011 में जम के क्वेश्चन आया था, 2012 में, 2013 में बहुत जम के क्वेश्चन आया है। यानी ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, और 6 4 32 24 मैथ। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। 3-2 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन 2020 में 2080 में थोड़ा क्वेश्चंस कम आए हैं, लेकिन फिर भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम यही बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं एक CDRI का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसने क्या किया? इसने एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक, जो बेसिकली इसने फॉर्म किया। सहेली क्या होता है? बर्थ कंट्रोल मेथड होता है जिसे हर वुमेन को एक वीक में एक पिल्स लेना होता है। और ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, और आज तक की सबसे अच्छी पिल्स में इसे काउंट किया गया। इसमें बेसिकली होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन इम्प्लांटेशन को क्या करता है? जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है उसे थिक कर देता है। तो क्या होता है उसमें? एंडोमेट्रियम जो होता है उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, तो बेबी बर्थ नहीं लेता। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो चलिए पहले हम आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। तो बेसिकली यही हमारे इस चैप्टर में था। फिर बात आई कि पॉपुलेशन कैसे हमारे इंडिया में ग्रो कर रहा है, इसको रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था
क्या हुआ कि ये सारी बातें लोगों को पता चल गई, पर बहुत लोगों से गलतियां होती थी। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को या फिर किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज नहीं करते हैं, तो एनसीईआरटी बोलती है कि एबॉर्शन इज द ओनली वे टू गेट रिड फ्रॉम दिस। बट अगर आप इससे और भी बचना चाहते हैं तो एक कैलेंडर मेथड होता है। कैलेंडर मेथड क्या होता है? इसे रिदम मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में ओवल्यूशन के 14 से 2 डेज। एक छोटा सा टॉपिक है अमीनोसिंथेसिस। अमीनोसिंथेसिस आप जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ खोलेंगे, जैसे आप अपना पन्ना पेज पलटेंगे आपको मिलेगा अमीनोसिंथेसिस क्या होता है। अमीनोसिंथेसिस बेसिकली एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं कि इसमें क्रोमोसोम की वेरिएशन की स्टडी करते हैं कि अगर क्रोमोसोम में कोई दिक्कत है तो जाहिर सी बात है कि फीटल स्टेज में जो बच्चा होगा उसको भी दिक्कत होगी। तो क्या करते हैं कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो एबॉर्शन करा देते हैं। तो इसकी अमीनोसिंथेसिस की डिसएडवांटेज भी होती है, लेकिन इसके एडवांटेज ये है कि क्योंकि बर्थ के बाद में तो उसे होना ही है, तो क्या करते हैं पहले ही एबॉर्शन करा देते हैं। तो अमीनोसिंथेसिस से बेसिकली कई बार क्वेश्चन आया है। तो इसमें बेसिकली हम क्रोमोसोमल के जो गलत होता है क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का साइज बढ़ गया, क्रोमोसोम में चेंजेस आ गए, तो वो बर्थ को इफेक्ट करेगा। तो उससे पहले क्या करते हैं एबॉर्शन करा देते हैं, जिससे सारी चीजें सही हो जाती हैं। अब अमीनोसिंथेसिस में क्या करते हैं, यूट्रस में एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं अमीनोटिक फ्लूइड। अमीनोटिक फ्लूइड को बेसिकली हम इंजेक्शन के साथ में सक करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कुछ सेल्स आ जाते हैं, जिस सेल से हम पता लगा लेते हैं कि क्रोमोसोम में क्या है। अगर गलती है तो आप एबॉर्शन करा देंगे। ठीक है, तो आज की हमारी पहला लेक्चर। होप इस लेक्चर को अगर आप फिर से देखेंगे तो मैंने कहानी के थ्रू आपको समझा दिया, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इस चैप्टर को 1 शॉट करेंगे, एक शॉट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे विद पीवाईक्यू एंड क्वेश्चंस। हाँ, टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, बट आई विल प्रॉमिस यू that I will finish this whole chapter and I will set all these things in your mind. So get ready. Thank you guys.